नमस्कार दोस्तों। अपन गुप्त काल पढ़ रहे थे। गुप्त काल के अंदर दोस्तों स्कंद गुप्त पढ़ रहे थे। तो दोस्तों स्कंद गुप्त है वो 455 से 460 ईस्वी तक शासन किया था इसने। दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख। दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख के अंदर कहा गया है कि सभी राजकुमारों का परित्याग कर लक्ष्मी ने सभी स्कंद गुप्त का वर्णन किया। दोस्तों स्कंद गुप्त की उपाधियाँ क्या क्या थी? उपाधियाँ दोस्तों स्कंद गुप्त की एक उपाधि थी क्रमादित्य। क्या थी? क्रमादित्य। दोस्तों ये उपाधि है, ये स्कंद गुप्त के सिक्कों पर मिलती है। सिक्कों पे क्या उपाधि मिलती है? क्रमादित्य। एक है दोस्तों विक्रमादित्य है। विक्रमादित्य उपाधि है दोस्तों, ये भीतरी अभिलेख में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? भीतरी अभिलेख में। एक है दोस्तों सक्रोपम। सक्रोपम उपाधि दोस्तों ये केहोम अभिलेख में मिलती है। कहाँ मिलती है? केहोम अभिलेख में। केहोम अभिलेख। तो दोस्तों स्कंद गुप्त की उपाधि क्या क्या थी? हो गई क्रमादित्य, विक्रमादित्य और सक्रोपम। दोस्तों अब पढ़ते हैं स्कंद गुप्त के अभिलेख। तो स्कंद गुप्त के जो अभिलेख है दोस्तों, एक आता है जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख है ये अभिलेख है, ये अभिलेख गुजरात के सौराष्ट्र में मिला है। एक आता है भीतरी स्तंभलेख। भीतरी स्तंभलेख ये दोस्तों यूपी में मिलता है। कहाँ पे? यूपी में। और ये जूनागढ़ गुजरात में। एक है केहोम स्तंभलेख। केहोम स्तंभलेख ये यूपी के गोरखपुर में मिलता है। ये दोनों गोरखपुर में मिलता है यूपी में। एक इंदौर ताम्र पत्थर। इंदौर ताम्र पत्थर ये दोस्तों यूपी के बुलंदशहर मिलता है। एक बिहार स्तंभलेख। एक दोस्तों सूपिया अभिलेख। कौन सा? सूपिया अभिलेख। सूपिया अभिलेख है दोस्तों, ये एमपी में रीवा है, वहाँ पे मिलता है। एक गेडवा अभिलेख। गेडवा अभिलेख। गेडवा अभिलेख है, ये इलाहाबाद में मिलता है। कहाँ मिलता है? इलाहाबाद में। तो दोस्तों स्कंद गुप्त के अभिलेख कौन कौन से हो गए? जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी स्तंभलेख, केहोम स्तंभलेख, इंदौर ताम्रपत्र, बिहार स्तंभलेख, सूपिया अभिलेख, गेडवा शिलालेख। ये दोस्तों अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख है दोस्तों, ये जो गुजरात के सौराष्ट्र में मिला है। ये स्कंद गुप्त का सबसे महत्वपूर्ण पहला अभिलेख। तो स्कंद गुप्त का सबसे महत्वपूर्ण पहला अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख। दोस्तों इस अभिलेख में वर्णित है कि स्कंद गुप्त ने हुणु को परास्त कर सौराष्ट्र प्रांत में पर्णदत्त को गोप्ता नियुक्त किया था। और दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित है कि गुप्त परकाल गणना विदाई। गुप्त परकाल गणना विदाई। गुप्त परकाल गणना विदाई। गुप्त परकाल गणना विदाई। और दोस्तों जो भीतरी अभिलेख स्तंभलेख है यूपी में मिला है। यूपी में कहाँ मिला था? गोरखपुर में। तो दोस्तों भीतरी स्तंभलेख है, इसमें पुष्यमित्र एवं हुणु के साथ स्कंद गुप्त का युद्ध का विवरण मिलता है। तो भीतरी स्तंभलेख में स्कंद गुप्त के क्या है? पुष्यमित्र और हुणु के साथ युद्ध है, उसका विवरण मिलता है। कहाँ पे? भीतरी स्तंभलेख में। और दोस्तों भीतरी स्तंभलेख में ही दोस्तों समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और कुमारगुप्त की माताओं के नाम मिलते हैं। तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त की माताओं के नाम कहाँ पर मिलते हैं? भीतरी स्तंभलेख में। दोस्तों ये जो बिहार स्तंभलेख है, इसमें सोलिकिक नामक अधिकारी का उल्लेख। सोलिकिक नामक अधिकारी का उल्लेख कौन से लेख में है? बिहार स्तंभलेख में। सॉरी। एक है दोस्तों इंदौर ताम्रपत्र। इंदौर ताम्रपत्र में तेलियों की सरणी। इंदौर ताम्रपत्र में तेलियों की सरणी द्वारा सूर्य मंदिर को दान दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। तो सूर्य मंदिर को वो दान दिए जाने का विवरण है, वो इंदौर ताम्रपत्र से मिलता है। दोस्तों एक सूपिया अभिलेख जो एमपी के रीवा से मिला है। इसमें दोस्तों गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय मिलती है। कहाँ से मिलती है? घटोत्कच के समय। और दोस्तों जो केहोम अभिलेख है जो यूपी के गोरखपुर से मिला है,
इस लेख में दोस्तों भद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा बनाई, ये वर्णन है। भद्र नामक व्यक्ति था, उसने 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा बनाई, ये वर्णित किस में है? 11वें स्तंभ लेख में। दोस्तों जो गेडो अभिलेख है जो इलाहाबाद में है दोस्तों, इस अभिलेख में स्कंदगुप्त के शासनकाल का अंतिम अभिलेख, तो स्कंदगुप्त का शासनकाल का अंतिम अभिलेख कौन सा है? गेडो अभिलेख। और प्रथम अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख। फिर आता है दोस्तों स्कंदगुप्त के सिक्के। दोस्तों सर्वप्रथम स्कंदगुप्त के समय गुप्त स्वर्ण मुद्राएं 144 ग्रहण की थी। तो सर्वप्रथम किसके शासनकाल में गुप्त मुद्राएं 144 ग्रहण में डाली गई? स्कंदगुप्त के टाइम में। तो दोस्तों इसके सिक्कों पर लक्ष्मी और राजलक्ष्मी प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं है, वो भी स्कंदगुप्त ने चलाई थी। दोस्तों इसने 2 प्रकार के रजत सिक्के भी चलाए। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के रजत सिक्के चलाए। 2 प्रकार रजत सिक्के चलाए। एक तो दोस्तों नंदी प्रकार के थे और एक दूसरा था वेदिका प्रकार के। तो नंदी और वेदिका प्रकार के सिक्के वो रजत के थे। ये किसके थे? स्कंदगुप्त के। दोस्तों स्कंदगुप्त के टाइम में हुणों का पहला आक्रमण हुआ था। किसका? हुणों का आक्रमण किसके टाइम हुआ था? स्कंदगुप्त के समय हुआ था। हुणों का नेता कौन था दोस्तों? हुणों का नेता था वो था कुशनवाज। दोस्तों इसी विजय के उपलक्ष्य में स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। स्कंदगुप्त उसके चीन के साथ राजनीतिक संबंध भी थे। दोस्तों स्कंदगुप्त के बाद में जो शासक आता है वो है पुरुगुप्त। पुरुगुप्त है दोस्तों, इसका विवरण मिलता है आपको भीतरी स्तंभ लेख में। ये भीतरी मुद्रा लेख में। दोस्तों भीतरी स्तंभ या मुद्रा लेख के अंदर पुरुगुप्त है, इसकी जानकारी मिलती है। तो भीतरी मुद्रा लेख में कुमार गुप्त प्रथम एवं अनंत देवी की संतान बताया गया। तो पुरुगुप्त को भीतरी मुद्रा लेख में कुमार गुप्त प्रथम एवं अनंत देवी की संतान बताया गया है। पुरुगुप्त ही दोस्तों पहला शासक था जो बौद्ध अनुयायी था। यह बौद्ध अनुयायी पहला शासक था। दोस्तों पुरुगुप्त के बाद में आता है बुद्धगुप्त। कौन आता है? बुद्धगुप्त। दोस्तों बुद्धगुप्त ह्वेनसोंग बताता है। दोस्तों कौन? ह्वेनसोंग। दोस्तों बुद्धगुप्त के बारे में ह्वेनसोंग बताता है कि इसने नालंदा महाविहार है उनको दान दिया था। नालंदा महाविहार को दान किसने दिया था? बुद्धगुप्त ने दिया था। तो दोस्तों दामोदरपुर से इसके 3 ताम्रपत्र मिले। तो दामोदरपुर से किसके 3 ताम्रपत्र मिले? बुद्धगुप्त के। ह्वेनसोंग क्या बताता है? ह्वेनसोंग बताता है कि इसने नालंदा महाविहार है उसको दान दिया था और दामोदरपुर से इसके 3 ताम्रपत्र मिले हैं। ठीक है। दोस्तों बुद्धगुप्त के बारे में एक है पहाड़पुर ताम्रपत्र। तो दोस्तों बांग्लादेश से मिला है। कहाँ मिला है? बांग्लादेश से। ये दोस्तों बुद्धगुप्त का ही है। पहाड़पुर ताम्रपत्र है वो बुद्धगुप्त का है जो बांग्लादेश से मिला है। बुद्धगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य 3 भागों में बंट गया था। एक था दोस्तों नरसिंह गुप्त बालादित्य, वो मगध का शासक बना। एक भानुगुप्त जो मालवा का शासक बना। एक था बंगाल का शासक था, वो था वेन्यगुप्त। तो दोस्तों जो नरसिंह बालादित्य कहाँ का शासक बना? मगध का। तो नरसिंह बालादित्य दोस्तों इसके बारे में ह्वेनसोंग कहता है कि नरसिंह बालादित्य ने हूण शासक मिहिर कुल को कर देता था। तो ये नरसिंह बालादित्य है, इसके बारे में ह्वेनसोंग बताता है कि हूण शासक मिहिर कुल है उसको कर देता था। मिहिर कुल को कर कौन देता था? नरसिंह बालादित्य। किसके अनुसार? ह्वेनसोंग के अनुसार। दोस्तों भानुगुप्त का एरण अभिलेख मिला है। कौन सा? भानुगुप्त का एरण अभिलेख। भानुगुप्त का जो एरण अभिलेख है दोस्तों 510 ईस्वी में मिला था। इसमें सत्यव्रता का उल्लेख किया गया है। दोस्तों एक है देखो गुणधर अभिलेख। जो गुणधर अभिलेख है दोस्तों इसमें सर्वप्रथम दोस्तों महासामंत और सामंत शब्द है वो उसका उल्लेख हुआ है। तो कौन सा अभिलेख के अंदर महासामंत तथा सामंत शब्द का उल्लेख हुआ है? तो है गुणधर अभिलेख। फिर आता है दोस्तों गुप्त प्रशासन। दोस्तों गुप्त प्रशासन के अंदर पहले क्या था? केंद्र के बाद में दोस्तों आता है प्रांत। क्या आता है? प्रांत 3 भागों में विभाजित था। देश,
भुक्ति और अवनी। तो केंद्र प्रांत में विभाजित था और प्रांत 3 भागों में विभाजित था, देश, भुक्ति, अवनी। प्रांत के पश्चात आता है दोस्तों विषय। विषय को दोस्तों आधुनिक काल में जिला कहा जाता है। विषय के बाद दोस्तों आता है वित्ति। वित्ति को आधुनिक में क्या कहते हैं? तहसील। वित्ति के पश्चात आता है दोस्तों पेट। पेट के पश्चात ग्राम। तो गुप्त प्रशासन इसके अंदर केंद्र था। केंद्र के बाद में प्रांत। प्रांत 3 भागों में विभाजित था, देश, भुक्ति, अवनी। उसके पश्चात था विषय। विषय को जिला भी कहा जाता है। उसके पश्चात वित्ति। वित्ति को तहसील। वित्ति के पश्चात पेट। पेट के बाद ग्राम। तो दोस्तों जो केंद्रीय प्रशासन उसके बारे में पढ़ते हैं। केंद्र में कौन कौन से शासक है? केंद्रीय प्रशासन के अंदर दोस्तों केंद्रीय प्रशासन के अंदर एक था प्रतिहार। क्या था? प्रतिहार। दोस्तों प्रतिहार है वो सम्राट के अंतःपुर का प्रमुख था। कौन था? सम्राट के अंतःपुर। सम्राट के अंतःपुर का प्रधान है था, उसको क्या बोलते थे? अंतःपुर के प्रधान को प्रतिहार। एक था दोस्तों महाप्रतिहार। तो महाप्रतिहार है दोस्तों, ये था राजमहल के रक्षक। उनका प्रमुख राजमहल के रक्षक का प्रमुख। तो राजमहल के रक्षक के प्रमुख को क्या बोलते थे? महाप्रतिहार। और अंतःपुर के प्रधान को प्रतिहार। एक था महाबलाधिकृत। दोस्तों महाबलाधिकृत है, ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। सेना का सर्वोच्च अधिकारी क्या बोलते थे? सेना का सर्वोच्च अधिकारी। जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी था उसको महाबलाधिकृत कहते थे। एक था दोस्तों संधि विग्रहिक है दोस्तों, वो क्या था? युद्ध एवं शांति का मंत्री। तो युद्ध एवं शांति का मंत्री। युद्ध एवं शांति का मंत्री कौन था? संधि विग्रहिक। एक था दंडनायक है दोस्तों, ये न्यायाधीश था। क्या थी? न्यायाधीश। एक था दोस्तों दंडपाशिक दोस्तों किसको बोलते थे? पुलिस को। तो दोस्तों वैशाली से प्राप्त मोहर में दंडपाशिक का कार्यालय का उल्लेख है। तो वैशाली से एक मोहर मिली है, उस मोहर के अंदर दंडपाशिक है, उसके कार्यालय का उल्लेख हुआ है। एक था दोस्तों विन्य स्थिति स्थापक। ये दोस्तों धर्म, नैतिकता एवं मंदिर को देखरेख करने वाला अधिकारी था। तो धर्म, नैतिकता और मंदिर, इनकी देखरेख करने वालों क्या बोलते हैं? विन्य स्थिति स्थापक। एक था दोस्तों खाटपट्टा खाद्य टेपाकिक था दोस्तों, ये राजकीय भोजनालय का अध्यक्ष था। राजकीय भोजनालय खाद्य पाटिक। एक था कुमारामात्य। क्या? कुमारामात्य दोस्तों, कुमारामात्य प्रयाग से प्राप्त मुद्रा में इसका उल्लेख है। तो प्रयाग से प्राप्त मुद्रा में कुमारामात्य का उल्लेख हुआ है। ये तो दोस्तों केंद्रीय प्रशासन था। केंद्रीय प्रशासन बाद में क्या आता है? प्रांतीय प्रशासन। दोस्तों प्रांत को क्या क्या बोलते थे? देश, अवनी और भुक्ति। तो दोस्तों इसके अंदर था एक तो सीमांत प्रांत है, उसका जो प्रमुख था वो कौन था? गोप था। तो सीमांत प्रांत उसका प्रमुख गोप था। एक था आंतरिक। तो सीमांत प्रांत है, उनको प्रमुख था उसका गोप था। और आंतरिक प्रांत है, उसके प्रमुख उपरी महाराज। तो उपरी महाराज किसको बोलते थे? आंतरिक प्रांत को प्रमुख होता उसको। और सीमांत प्रांत है, उसके प्रमुख को गोप था। बुद्धगुप्त के एरण अभिलेख में प्रांत के गवर्नर को लोकपाल कहा गया। तो बुद्धगुप्त के जो एरण अभिलेख मिला है अपन को, बुद्धगुप्त का एरण अभिलेख कब मिला था दोस्तों अपन को?
510 ईस्वी में। कब है? 510 ईस्वी में। उस अभिलेख में प्रांत के गवर्नर को लोकपाल कहा गया है। फिर दोस्तों प्रांत के प्रशासन बाद आता है जिला प्रशासन। जिला प्रशासन के अंदर दोस्तों जिले को क्या बोलते थे? विषय। और मौर्य काल में इसे आहार कहा था, कहते थे। और गुप्त काल के अंदर जिले को विषय बोलते थे। तो दोस्तों विषय को जो विषयपति था, कौन? विषयपति या तंतियुक्त, इसकी नियुक्ति प्रांत का राज्यपाल करता था। एक था दोस्तों विषय के अंदर कुमारा मात्य। तो दोस्तों इसकी नियुक्ति सम्राट करता था और विषयपति की नियुक्ति वो राज्यपाल करता था। तो दोस्तों यह अब जिला प्रशासन के अंदर समिति के सदस्यों को विषय मित्र कहते। तो समिति के सदस्यों को क्या बोलते थे? दोस्तों विषय मित्र। तो विषय मित्र किसको बोलते थे? समिति के सदस्यों को। दोस्तों समिति सदस्य को विषय मित्र बोलते थे। और इसके अंदर जो सरणियों का जो प्रधान था वो नगर श्रेष्ठी था। तो सरणियों के प्रधान को नगर श्रेष्ठी। एक था दोस्तों व्यवसायों का प्रधान सार्तवा है। तो सार्तवा कौन था? सार्तवा है दोस्तों वो व्यवसायी है, उनका प्रमुख था। तो व्यवसायों का प्रधान सार्तवा। तो प्रथम कुलिक कौन था? प्रधान शिल्पी को क्या बोलते? प्रथम कुलिक बोलते थे प्रधान शिल्पी। और प्रथम कायस्थ दोस्तों प्रथम कायस्थ बोलते थे लिपियों का प्रमुख। तो लिपिकों का प्रमुख था उसका प्रथम कायस्थ। उसके बाद आता है दोस्तों ग्राम प्रशासन। दोस्तों ग्राम प्रशासन प्रयाग परिस्थिति में 3 महादंड नायकों का उल्लेख है। तो कौन से परिस्थिति में? प्रयाग परिस्थिति में 3 महादंड नायकों का उल्लेख हुआ है। 3 महादंड नायक कौन थे? धूर्यभूति, हरिसेन और तिलक भट्ट। तो धूर्यभूति, हरिसेन और तिलक भट्ट का उल्लेख कहाँ हुआ है? प्रयाग परिस्थिति के अंदर। मरचकटिक में नगर के न्यायालय को अधिकर मंडप देता न्यायाधीशों को अधिकरणिक कहा जाता था। किसमें? मरचकटिक में। दोस्तों मरचकटिक के अंदर दोस्तों न्यायालय उसको दोस्तों बोलते थे अधिकर मंडप बोलते थे। क्या बोलते? अधिकर मंडप। तो मरचकटिक में न्यायालय को अधिकर मंडप बोलते थे। और न्यायाधीशों को अधिकर मंडप और न्यायाधीशों को अधिकरणिक बोलते थे। दोस्तों सम्राट की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायाधीश कौन था? तो गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायाधीश है वो सम्राट होता था। और सम्राट जब अनुपस्थित रहता था तो जो सर्वोच्च न्यायाधीश है वो दोस्तों प्राणविवाक था। कौन था? प्राणविवाक था दोस्तों सम्राट की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायाधीश। दोस्तों एक था प्रतिष्ठित, ये था स्थायी न्यायालय। एक था अप्रतिष्ठित जो विशेष प्रयोजन के लिए स्थापित न्यायालय। राजा द्वारा शासित सर्वोच्च न्यायालय उसको बोलते थे शासित। तो शासित किसको बोलते थे? राजा द्वारा शासित सर्वोच्च न्यायालय। एक था दोस्तों मुद्रित, वो प्राण विवाह का न्यायालय था। प्राण विवाह इसका जो न्यायालय था उसको बोलते थे मुद्रिक। दोस्तों ग्राम प्रशासन के बाद में आता है दोस्तों सैन्य प्रशासन। तो सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी है वो कौन था दोस्तों? सेना का सर्वोच्च अधिकारी आपको कल के क्लास के अंदर बताया था महाबलिधिकृत था। महाबलिधिकृत क्या था? सेना के सर्वोच्च अधिकारी। तो इसके पश्चात था दोस्तों एक था महापिल्लुपति। तो महापिल्लुपति है दोस्तों ये हाथियों की सेनाओं का प्रमुख था। हाथियों की सेना का प्रमुख। तो हाथियों की सेना का प्रमुख महापिल्लुपति। एक था दोस्तों भट्टासोपति कौन था दोस्तों? भट्टासोपति था घुड़सवार तो होते ना घुड़सवार। तो घुड़सवारों की सेनाओं का जो प्रमुख था वो भट्टासोपति था। एक था दोस्तों रण भांडागारिक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रण भांडागारिक कौन था? ये था दोस्तों सैन्य साजो सामानों की व्यवस्था करने वाला अधिकारी।
सैन्य साजो सामानों की व्यवस्था करने वाला। तो सैन्य साजो सामानों की व्यवस्था करने वाला रणभांडागारिक था। तो हो गया दोस्तों सैन्य प्रशासन का स्रोत। सैन्य प्रशासन के अंदर जो सेना का जो स्रोत अधिकारी था वो महाबलाधिकारी था, महाबलाधिकारी। और महापीलुपति वो हाथियों की सेना का प्रमुख था। तो महापीलुपति हाथियों की सेनाओं का प्रमुख। और भटासोपति था यह घोड़सवारों की सेनाओं का प्रमुख। और सैन्य साजो सामानों की व्यवस्था करने वाला अधिकारी कौन था? रणभांडागारिक। उसके बाद आता है दोस्तों भू राजस्व प्रशासन। भू राजस्व प्रशासन दोस्तों भूमि के कई प्रकार थे गुप्त काल के अंदर। तो जो भूमि के प्रकार है दोस्तों, भूमि के प्रकार ये बहुत सारे थे इस टाइम। एक था दोस्तों क्षेत्र भूमि। क्या था? क्षेत्र भूमि। क्षेत्र भूमि दोस्तों ये खेती योग्य भूमि थी। जो खेती योग्य भूमि थी, खेती योग्य भूमि, तो खेती योग्य भूमि को क्षेत्र भूमि। एक तो दोस्तों सील या खिल्य। क्या? सील या खिल्य। ये दोस्तों बंजर भूमि थी। क्या थी? बंजर भूमि। तो खेत योग्य भूमि थी जो क्षेत्र भूमि, और बंजर भूमि सील या खिल्य। और दोस्तों तीसरे प्रकार की जो थी वो थी छिद्र भूमि न्याय। छिद्र भूमि न्याय ये दोस्तों गैर कृषि एवं कृषि दोनों योग्य थी। मतलब गैर कृषि और गैर कृषि, कृषि एंड गैर कृषि दोनों योग्य भूमि थी ये। कौन सी? छिद्र भूमि न्याय। एक थी दोस्तों वास्तु। क्या थी? वास्तु। दोस्तों वास्तु ये आपको समझ में आ गया था। वास्तु मतलब वास करने योग्य भूमि। एक थी दोस्तों अपृहत। अपृहत का भूमि वो थी भूमि दोस्तों जो ऐसी जंगली भूमि या प्रति भूमि जिस पर अभी तक हल नहीं चला हो। जो ऐसी जंगली या प्रति भूमि जिस पर हल नहीं चला हो उसको अपृहत भूमि बोलते थे। तो भू राजस्व प्रशासन के अंदर भूमि के कितने प्रकार हो गए? 5 हो गए थे। क्षेत्र भूमि। क्षेत्र भूमि वो भूमि थी उसमें खेती योग्य भूमि थी। जो खेती योग्य भूमि थी वो क्षेत्र भूमि। और जो बंजर भूमि थी वो सील या खिल्य। एक दोस्तों जो गैर कृषि और गैर कृषि दोनों योग्य भूमि थी वो छिद्र भूमि न्याय। वास करने योग्य भूमि वास्तु। प्रत है नहीं ऐसी जंगली या प्रति भूमि जिस पर अभी तक हल नहीं चला हो। तो छठे प्रकार की भूमि और हो गई अप्रदा। अप्रदा जो बिना बंदोबस्त वाली भूमि। बिना बंदोबस्त वाली भूमि। बिना बंदोबस्त, तो बिना बंदोबस्त वाली भूमि अप्रदा। एक थी दोस्तों अग्रहार भूमि। अग्रहार भूमि। अग्रहार भूमि दोस्तों ये मंदिरों एवं ब्राह्मणों को शैक्षणिक एवं धार्मिक कार्य हेतु प्रदत्त थी। अग्रहार भूमि कौन सी थी? जो दोस्तों मंदिरों एवं ब्राह्मणों को, मंदिरों तथा ब्राह्मणों को शैक्षणिक एवं धार्मिक कार्य हेतु प्रदत्त भूमि थी वो अग्रहार भूमि थी। तो कितने प्रकार की भूमि होगी? टोटल 7 प्रकार की। दोस्तों अमरकोश में लोहे के बने हल के फाल के 5 नाम बताए गए हैं। तो अमरकोश में लोहे के बने हल के फाल के 5 नाम बताए गए हैं। दोस्तों भाग, उद्रक और उपरिकर एवं भोग ये सब क्या थे? भूमिकर थे। क्या क्या थे? भाग, उद्रक, उपरिकर एवं भोग। भाग, उद्रक, उपरिकर एवं भोग ये चारों दोस्तों भूमिकर के नाम थे। भूमिकर के नाम। तो ये पूछ सकता है भाग, उद्रक, उपरिकर, भोग क्या थे? ये थे भूमिकर। दोस्तों इनके अलावा भी अन्य प्रकार के कर थे। ये तो खेती के ये सब कर हो गए। अब अन्य कर को क्या क्या थे? अन्य कर दोस्तों अन्य कर में था विष्टीय बेगार। जो बेगार है। एक थे गुलम। क्या था? गुलम। दोस्तों गुलम का मतलब होता है वन में उत्पन्न सामग्री पर लगने वाला कर। तो वन से उत्पन्न सामग्री, वन से उत्पन्न सामग्री पर जो कर लगाया जाता है उसको बोलते थे गुलम। एक था दोस्तों मैं है दोस्तों ये अन्न के रूप में प्राप्त करता। अन्न के रूप में प्राप्त है। अन्न के रूप में प्राप्त कर। तो अन्न के रूप में प्राप्त कर को मैं। एक तो दोस्तों हिरण्य। हिरण्य ये दोस्तों हिरण्य है तो धन के रूप में प्राप्त है। धन के रूप में प्राप्त कर। तो धन के रूप में प्राप्त कर है उसको बोलते हिरण्य। और अन्न के रूप में प्राप्त कर मैं।
एक तो दोस्तों भूतो प्रांत प्रत्यय। भूतो प्रांत प्रत्यय है ये दोस्तों राज्य में उत्पन्न एवं आयात की जाने वाली वस्तु पर लगना। तो आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लगने वाला कर है, ये भूतो प्रांत प्रत्यय थे। दोस्तों राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है वो भूमिकर ही था। राजस्व का सबसे बड़ा गुप्त काल में जो स्रोत है वो क्या था, भूमिकर था। नल, निवर्तन, कुल्यावाप, अंगुल, द्रोणवाप, धनु, पाटक, पदार्वर्त एवं प्रवरवाप आदि भूमि माप की इकाइयाँ थी। तो भूमि माप की इकाइयाँ क्या क्या थी, नल, निवर्तन, कुल्यावाप, अंगुल, द्रोणवाप, धनु, पाठक, पदार्वर्त, ये सब क्या थे, भूमि माप की इकाइयाँ। दोस्तों इन करों के पश्चात दोस्तों पढ़ते हैं अपन भू प्रशासन से संबंधित अधिकारी। भू प्रशासन से संबंधित अधिकारी, तो अपन पढ़ते हैं भू प्रशासन से संबंधित अधिकारी। एक था दोस्तों दूर्वाधिकरण। दूर्वाधिकरण, तो दोस्तों दूर्वाधिकरण कौन था, भूकर संग्रह करता था। जो भूकर है संग्रह है, भूमि का जो कर है उनको संग्रह करने वाला था। तो भूमि का जो कर है उनको संग्रह करने वाला दूर्वाधिकरण कहलाता था। एक था दोस्तों महासेपटलिक था, ये लेखा का प्रभारी था। लेखा का प्रभारी, तो लेखा का प्रभारी कौन था, महासेपटिक। एक था दोस्तों कर्णिक कौन था दोस्तों, ये था भूमि संबंधी अभिलेखों का रक्षक। भूमि संबंधी अभिलेख है उनका संरक्षक था ये। तो भूमि संबंधी अभिलेखों के संरक्षक को क्या बोलते थे, कर्णिक। एक था दोस्तों द्विवीर है दोस्तों, ये लेखक या लिपिक था। लेखक या लिपिक। एक तो था न्याय लेखक या लिपिक है, इसको बोलते द्विवीर। एक था दोस्तों न्यायाधिकरण। क्या था, न्यायाधिकरण। दोस्तों न्यायाधिकरण क्या था, ये भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करता था। तो भूमि संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता था, न्यायाधिकरण। दोस्तों कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी विवरण मिलता है। तो कुमारगुप्त के जो दामोदरपुर ताम्रपत्र मिला है उसमें भूमि संबंधी बिक्री है उसका विवरण मिलता है। कर्षकों की दोस्तों दो श्रेणी कोटियाँ थी। क्या क्या थी, कर्षकों की दो कोटियाँ थी, मतलब दो विभाजन था। एक दोस्तों तो कर्षक था कुटुम्बिन। क्या, कुटुम्बिन। ये दोस्तों स्वतंत्र किसान थे। तो स्वतंत्र किसान कौन थे, कुटुम्बिन। खुद का जो खेती वेती होती थी, स्वतंत्र किसान। एक था दोस्तों किसान, ये तो कुटुम्बिन हो गया। एक दोस्तों किनास, एक किसान, दूसरा नाम था किनास। किनास है दोस्तों, ये बटाई पर कृषि करने वाले कृषक थे। बटाई पर मतलब ये बांटे पर कृषि करते थे, उनको किनास बोलते थे। और स्वतंत्र किसान थे, उनको कुटुम्बिन बोलते थे। तो ये किनास है, ये बटाई पर कृषि करने वाले कृषक थे। और इसको दोस्तों एक अन्य नाम भी बोलते हैं, वो है त्रियदशिरीण। इनके पश्चात दोस्तों अपन पढ़ते हैं गुप्तकालीन समाज। गुप्तकालीन समाज क्या कैसा था, गुप्तकालीन समाज। दोस्तों वराहमिहिर है ना, वराहमिहिर दोस्तों वराहमिहिर है ना, उसके अनुसार दोस्तों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के घर है वो क्रम से 5, 4, 3 और 2 कमरों वाले होने चाहिए। तो वराहमिहिर ने कहा कि ब्राह्मण के 5 रूम, क्षत्रिय के 4, वैश्य के 3 और शूद्र के 2 कमरों वाला घर होना चाहिए। बृहस्पति ने नियम बनाया कि साक्षी कुलीन हो, कि बृहस्पति ने यह नियम बनाया कि साक्षी है वो कुलीन हो। कात्यायन का कहना है कि मुकदमे में अभियुक्त के खिलाफ वही गवाही दे सकता है जो उसकी समान जाति का हो। तो कात्यायन का क्या कहना है, कात्यायन का यह कहना है, किसका, कात्यायन। दोस्तों कात्यायन का यह कहना है कि मुकदमे की में अभियुक्त के खिलाफ वही गवाही दे सकता है जो उसकी समान जाति को। बृहस्पति ने क्या नियम बनाया था, बृहस्पति ने यह नियम बनाया कि साक्षी है वो कुलीन हो। इस काल में वैश्यों की स्थिति में गिरावट देखी गई, वे शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ।
याज्ञवल्क्य ने कहा है दोस्तों के शुद्ध ओंकार के बदले नमे का उपयोग करते हुए पंच महायज्ञ कर सकता है। किसने कहा? याज्ञवल्क्य ने। याज्ञवल्क्य ने क्या कहा दोस्तों के शुद्ध रहे वो ओंकार के बदले नमे शब्द का उपयोग करके पंच महायज्ञ कर सकता है। मरच कटीक से याद होता है दोस्तों के उज्जैनी में कुछ शूद्र अधिकारी थे। तो ये मरच कटीक से क्या याद होता है कि उज्जैनी के अंदर कुछ शूद्र है वो अधिकारी थे। चांडालू का उल्लेख करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था दोस्तों? फायान। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि चांडालू का उल्लेख करने वाला पहला विदेशी कौन था? फायान। दोस्तों कायस्थों का वर्णन एक वर्ग या पेशवर लेखक के रूप में सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य की स्मृति मिलता है। तो कायस्थ जो जाति है, कायस्थों के बारे में दोस्तों वर्ग मतलब एक समूह के रूप में एक जो सर्वप्रथम व्याख्या है वो याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलती है। लेकिन एक जाति के रूप में तो ये वर्ग के रूप में मिलता है याज्ञवल्क्य की स्मृति में। और जाति के रूप में दोस्तों जाति के रूप में पहला वर्णन गुप्ततर काल की ओसनम स्थिति मिलता है। ओसनम स्मृति, ओसनम स्मृति मिलता है। तो कायस्थों का वर्णन एक वर्ग के रूप में किसमें मिलता है? याज्ञवल्क्य की स्मृति के अंदर। और जाति के रूप में ओसनम स्मृति के अंदर। दासता से मुक्ति के अनुष्ठान का उल्लेख है दोस्तों वो नारद स्मृति में मिलता है। तो दासता से मुक्ति के अनुष्ठान का उल्लेख है सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? नारद स्मृति में मिलता है। तो दोस्तों एक गुप्तकालीन समाज अब पढ़ते हैं। गुप्तकालीन समाज के अंदर गुप्तकालीन महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की क्या स्थिति थी? महिला स्थिति दोस्तों याज्ञवल्क्य के अनुसार महिला का विवाह ही उनका उपनयन है। ये किसने कहा था? याज्ञवल्क्य ने कहा था दोस्तों कि महिला का जो विवाह है ये उसका उपनयन है, इसलिए उसे वेदाध्ययन या शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है। याज्ञवल्क्य ऐसा आदमी था, उसने बताया था कि महिला का विवाह ही उसका उपनयन है। और इसने बताया था, याज्ञवल्क्य ने कहा कि इसका शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है महिलाओं को। बृहस्पति का कहना है कि विधवा आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करे या सती हो जाए लेकिन पुनर्विवाह न करे। ये किसने कहा था? बृहस्पति ने। तो बृहस्पति ने दोस्तों क्या बोला था? बृहस्पति ने कहा था कि विधवा है, कोई विधवा स्त्री हो जाए वो आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करे या सती हो जाए, या तो ब्रह्मचार्य का पालन करे या सती हो जाए लेकिन पुण्य शादी नहीं करे। ये किसने बोला था? बृहस्पति ने। नारद और पाराशर विधवा नारद एवं पाराशर विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देते हैं। इसने तो बोला कि विधवा ये पुनर्विवाह नहीं करे, या तो सत्य हो जाए या ब्रह्मचर्य का पालन करे। लेकिन नारद एवं पाराशर ने दोस्तों नारद एवं पाराशर ने दोस्तों पुनर्विवाह की अनुमति देते हैं। अमरकोश में दोस्तों विधवा पुनर्विवाह हेतु पुनर्भू शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये पुनर्भू शब्द है, इसका उल्लेख किसमें कहा किया गया? अमरकोश के अंदर। अमरकोश में विधवा पुनर्विवाह हेतु पुनर्भू शब्द का उपयोग किया है। पुनर्भू, अमरकोश में विधवा पुनर्विवाह हेतु पुनर्भू शब्द का उपयोग किया गया है। कालिदास ने कन्या की तुलना बंधक रखे धन से की है। तो दोस्तों कन्या की तुलना बंधक रखे धन से किसने की है? कालिदास ने की है। दोस्तों याज्ञवल्क्य के पहले स्मृतिकार है जिन्होंने पति के पुत्र विहीन मरने पर स्त्री को पति की संपत्ति का अधिकारी माना। तो याज्ञवल्क्य दोस्तों ये पहला याज्ञवल्क्य दोस्तों यह पहले स्मृतिकार है जिन्होंने पति के पुत्र विहीन मतलब जो कोई पति है, पति पत्नी है, उसके कोई पुत्र नहीं हो और वो पति खत्म हो जाता है तो स्त्री है वो पति के संपत्ति का अधिकार है। तो ये किसने बोला? याज्ञवल्क्य। और स्त्री धन में पहला अधिकार है यह याज्ञवल्क्य ने पुत्रियों को माना है। तो स्त्री धन में जो पहला अधिकार है याज्ञवल्क्य ने किसको माना है? पुत्रियों को, न कि पुत्र को। दोस्तों जो कात्यायन है, कात्यायन इसने स्त्री को धन प्राप्त करने वाली धनहरी कहा है। तो कात्यायन ने दोस्तों स्त्री को धन प्राप्त करने वाली धनहरी कहा है। तो स्त्री को धन प्राप्त करने वाली धनहरी किसने कहा है? कात्यायन ने। उसके बाद दोस्तों अपन पढ़ते हैं गुप्तकालीन व्यापार वाणिज्य। गुप्तकाल व्यापार वाणिज्य, गुप्तकालीन व्यापार वाणिज्य। दोस्तों फायान बताता है कि इस समय मगध है वो नगरों एवं धनवानों से भरा हुआ था। किसने बताया था? फायान। फायान क्या बोलता है दोस्तों के इस समय मगध है, मगध है वो है धनवानों से भरा हुआ है और एक बहुत बड़ा नगर है। कालिदास ने विविध वस्त्रों जैसे कालिदास ने विविध प्रकार के वस्त्रों के बारे में उल्लेख किया है। कौन कौन? जैसे देखो सोम है, कौश्य है और अंशुक है
एक दोस्तों चिन्नासुंग है, एक पैत्रोण है, ये आदि का उल्लेख किया है। तो कालिदास ने विविध वस्त्रों जैसे सोम, कोश्य, अंशुल, चिन्नासुक, पैत्रो आदि का उल्लेख किया है। पटवा या तंतुवाय श्रेणी, जो ये पटवा या तंतुवाय श्रेणी कौन सी थी? रेशम बुनकर। वे अपना मूल निवास स्थान लाड़ छोड़कर मंदसौर चली गई। सूती वस्त्र का भी महत्व था इस टाइम बहुत दोस्तों, तो क्योंकि मंदसौर अभिलेख में वर्णित है। कौन सा अभिलेख में? मंदसौर अभिलेख में। दोस्तों मंदसौर अभिलेख में वर्णित है कि ये क्या वर्णित है कि है नारी जाति, यद्यपि तुम यौवन और रंग रूप से परिपूर्ण हो, लेकिन रेशमी कपड़ों के बिना तुम सौंदर्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये किस में उल्लेख है? मंदसौर अभिलेख में। दोस्तों ताम्रलिप्ति गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। तो गुप्त काल का जो महत्वपूर्ण बंदरगाह था वो कौन था? ताम्रलिप्ति। गुप्त काल का महत्वपूर्ण जो बंदरगाह था वो ताम्रलिप्ति था। तो दोस्तों ताम्रलिप्ति ये गुप्त काल का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। तो गुप्त काल का महत्वपूर्ण बंदरगाह क्या था? ताम्रलिप्ति।